बिलीव मी गाइस, ये कहानी कोई फिक्शन नहीं है। ये बहुत ही भयानक सच है जिसका शिकार तो मैं भी हुआ था, ये चैनल भी हुआ था। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डिप्रेस था कि मैं सोचने लगा था कि बस अब क्विट करते हैं, ये चैनल अब और नहीं चलेगा। मेरे साथ कैसे ये गंदा खेल खेला गया और मैं कैसे इन सब से निकल पाया, ये सब मैं आपको एंड में बताऊंगा। और जो लोग मुझे अब तक सपोर्ट करते आए हैं उन सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। अभी के लिए करते हैं इस कहानी की शुरुआत, जो कि होती है कोरिया से, जहाँ पर किसी 9th क्लास की लड़की को एक पर्सन मैसेज करता है और उसे एक लिंक भेजता है कि उसकी पर्सनल पिक्चर्स ऑनलाइन किसी ने अपलोड कर दी है, जिससे वो लड़की स्टार्ट में तो उससे पूछने लगती है कि वो कौन है और उसके बारे में उसे कैसे पता। बट वो पर्सन उससे बस एक ही बात कह रहा होता है कि वो उसके बारे में परेशान है क्योंकि उसकी ये फोटोज उसे बदनाम करेगी, जिससे ये भी डरते हुए उस लिंक पर क्लिक कर देती है जहाँ पर ये खुद के पर्सनल फोटोज को देखती है, जिससे ये डरते हुए उससे पूछती है कि इन सब को किसने अपलोड किया। जिससे वो पर्सन उसे उसका नाम और एड्रेस बताता है और उसे फोर्स करता है टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के लिए। जिससे जब वो उससे पूछती है कि टेलीग्राम क्या है तो वो बस उसे फोर्स करता है इस टेलीग्राम को डाउनलोड करने के लिए, जिससे ये भी प्ले स्टोर में जाकर उसे इंस्टॉल कर लेती है अपने फोन में। तो वही वो पर्सन स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करके मैसेज करता है अपने ग्रुप में जिसका नाम होता है गॉड गॉड, और वहाँ पर वो सबको बताता है कि वो एक और लड़की का मजा लेने वाले हैं, इसलिए वो सब ऑनलाइन रहे। तो वहीं वो लेडी डर गई होती है इन सब से और इसी डर का फायदा उठाता है वो पर्सन और उसे उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, यहाँ तक कि पेरेंट्स की डिटेल तक देता है और उसे कहता है कि वो खुद के बिना कपड़ों के साथ फोटो भेजे, नहीं तो वो वही सारे फोटोज इंटरनेट पर वायरल कर देगा। जिसके लिए जब वो लड़की मना करती है तो ये 10 तक गिरने लगता है, जिससे वो डरते हुए खुद की फोटो भेज देती है कपड़ों के साथ। बट वो पर्सन ये नहीं चाहता था और फिर से वो गिनती करने लगता है, जिससे वो और भी डर जाती है और काउंटडाउन के साथ वो खुद के न्यूज भेजने लगती है। और अब वो लड़की और भी मुसीबत में होती है, बहुत ज्यादा मुसीबत में। और कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम समझ लेते हैं कि उस स्कैमर ने टेलीग्राम ऐप को ही क्यों चुना। दरअसल टेलीग्राम ऐप में कोई भी किसी का नंबर नहीं देख सकता, स्क्रीन रिकॉर्डर यूज नहीं कर सकता, एक दूसरे को ट्रैक नहीं कर सकता, ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। किसी भी तरह के ग्रुप में से कोई भी किसी का पर्सनल डिटेल नहीं निकाल सकता, जैसे कि पर्सनल नंबर्स, जैसे कि व्हाट्सएप में होता है। अभी के लिए इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है एक इन्वेस्टिगेशन से, जहां पर एक जर्नलिस्ट एक ऑनलाइन पोस्ट लिखता है उन चैट रूम्स के बारे में, ताकि वो दुनिया को बता सके कि किस तरह से टीनेजर्स को स्कैमर्स अपने जाल में फंसा रहे हैं और उन्हें मजबूर कर रहे हैं खुद के न्यूज भेजने के लिए। इस जर्नलिस्ट का नाम होता है किम, जो कि लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता है, बट उसकी खुद की लाइफ बद से बदतर हो जाती है जब वही सारे स्कैमर्स उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं उस पोस्ट की वजह से। और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ उसकी भी पर्सनल फोटोज उन टेलीग्राम ग्रुप्स में अपलोड होना शुरू हो जाती है। और ना सिर्फ सोशल मीडिया पर अपलोड की गई फोटोज, बल्कि उसके फोन में मौजूद फोटोज भी उन टेलीग्राम ग्रुप्स में अपलोड की जाती हैं, इवन कि उनके बच्चों के फोटोज और वीडियोस भी। साथ ही उस स्कैमर के साथ ही उसके घर के बाहर की फोटोज भी अपलोड करते हैं, ये बताते हुए कि वो कहाँ रहता है, कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है और क्या करता है, एक्सेट्रा। उस जर्नलिस्ट की पूरी लाइफ उन ग्रुप्स में सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो ग्रुप्स उनके बारे में और भी जानने के लिए चैलेंजेस रख रहे होते हैं, लाइक उसके वाइफ और बच्चों की पर्सनल डिटेल्स और फोटोज को शेयर करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। और इसलिए इन सब की जांच पड़ताल के लिए एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, ताकि वो इन सब के बारे में पता लगा सके कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। एंड द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, ये सारे कैरेक्टर्स असली साइबर क्राइम ऑफिसर हैं, ये कोई एक्टर्स नहीं है। और इस ऑफिसर का नाम होता है सीओ, जो कि उस जर्नलिस्ट की हेल्प करने के लिए आती है ऑन द डेट ऑफ दिसंबर 19 पिछले साल। और उस ग्रुप को मॉनिटर करने के लिए वो भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, ताकि वो और भी बहुत सारी बातें जान सके। तो वही किम के लिखे गए आर्टिकल्स को पढ़कर कुछ लोग इनकी हेल्प करने के लिए भी आते हैं और इन्हें मेल्स भेजते हैं कि उन्हें बक्सा नाम के एक चैट ग्रुप को ही मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं, इन ब्लैकमेलर्स से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए जर्नलिस्ट किम इस बारे में भी इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि आखिर ये बक्सा रूम है क्या। और जब वो इसी टॉपिक पर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं तो उन्हें एक मेल आता है किसी जोकर नाम के पर्सन से, जो कि इन्हें बक्सा रूम के बारे में सब कुछ बताने की बात करता है, क्योंकि वो भी एक विक्टिम होता है सेम उसी चैट ग्रुप का, जिसे ये स्टार्ट में तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पर्सन एक फेक पर्सन भी हो सकता है जो कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा हो, बट साथ ही वो राइट इन्फॉर्मर भी हो सकता है जो कि सच में इनकी हेल्प करना चाहता हो। इसलिए ये पूरी तैयारी के साथ उससे मिलने का फैसला करते हैं, जो कि इन्हें डायगो शहर के रेलवे स्टेशन में बुलाता है बात करने के लिए।
साथ ही वो इन्हें इंस्ट्रक्ट भी करता है कि वो किस रंग के कपड़े पहनकर आएगा और क्या कहकर वो लोग एक दूसरे को कंफर्म करेंगे, लाइक कोड वर्ड। मे बी क्योंकि वो पर्सन भी अपनी रियल आइडेंटिटी को शेयर नहीं करना चाहता, डर की वजह से। जहाँ पर जब किम जाते हैं तो वो पर्सन इससे ओपन में बात नहीं करता, बल्कि उसे एक कॉफी शॉप में लेकर जाता है ताकि वो दोनों इन सब के बारे में बात कर सके। और अब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है उस जोकर नाम के पर्सन से, जिसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसकी असली पहचान और चेहरा नहीं दिखाया जाता, और इसलिए ये भी खुलकर बातें करने लगता है अपने फ्रेंड के बारे में जो कि उस बक्सा चैट रूम का शिकार बनी थी, और कैसे उसे भी न्यूज़ भेजने के लिए मजबूर किया गया था और उसे क्या क्या करवाया गया एंड एवरीथिंग एल्स। और इसलिए ये भी उस रूम को ज्वाइन कर लेता है इन सब को मॉनिटर करने के लिए, ताकि वक्त आने पर वो पुलिस की हेल्प कर सके, जो कि अब वो कर रहा होता है। साथ ही जब ये ऑफिसर भी सेम उसी ग्रुप की इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इन्हें कई सारे फोटोज और वीडियोस मिलते हैं जिन पर बक्सा ग्रुप का वाटर मार्क लगाया गया होता है, ये बताने के लिए कि वो सारी लड़कियां उनकी स्लेव हैं और वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, और उन्हें फंसाया जाता है नौकरी देने के नाम पर, लाइक मॉडल बनने का काम देने के लिए। जैसे कि अगर हम रियलिटी की बात करें तो कोरिया, जापान और चाइना जैसी जगहों पर जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाते हैं, ना कि अपनी फैमिली से हेल्प लेकर, और इसलिए वो स्कूल के बाद छोटे बड़े शॉप्स पर लग जाते हैं काम पर। और इन्हीं स्टूडेंट्स को वो लोग फंसाया करते थे मॉडलिंग के नाम पर कि इस तरह से पोस्ट करके फोटो खींचो, इस एंगल से फोटो खींचो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कह के। स्टार्टिंग में उन सब का विश्वास जीत जाता है, फिर उन्हें पेमेंट देने का बहाना करके उनके बैंक डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स निकाले जाती है, लाइक एड्रेस, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा। और फिर इन्हीं के बेस पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे और उनके घर पर आएंगे और बाकी सारी बातें, ताकि वो उन्हें डरा कर ब्लैकमेल कर सके। और जैसे ही वो लड़कियां खुद की नेकेड फोटोज भेजती हैं तो वो हमेशा के लिए ही उनकी गुलाम बन जाती है, क्योंकि उन फोटोज के बेस पर उन्हें डराना अब और भी आसान हो जाता है, और उन्हें हर घंटे खुद की 50 से 60 फोटोज भेजने के लिए कहा जाता है, और जो उनकी बात नहीं मानते उनकी सारी डिटेल्स वो लोग बाकी के ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ताकि वो सब लोग उन लड़कियों को हरास कर सके। एंड पर्टिकुलरली उन लोगों को उनकी डिटेल्स दी जाती है जो कि उसके इलाके में रहते हैं, ताकि वो उन्हें और भी आसानी से हरास कर सके। मैं यहाँ पर क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात आप तब समझोगे जब आप खुद को उन लड़कियों की जगह पर रखोगे जो कि किसी किराए के घर में अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स से दूर रहती हैं और देर रात तक उनकी खिड़की दरवाजों पर लोग नॉक करते हैं उन्हें परेशान करने के लिए। और उन विक्टिम्स को सिर्फ नेकेड होने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि बाथरूम के टाइल्स को चाटना, टॉयलेट से पानी निकाल कर पीना, खुद के प्राइवेट पार्ट्स में अलग अलग चीजों को डालना जैसे काम करवाए जाते थे। और ये हॉरिफाइंग थिंग्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इन्हीं बक्सा ग्रुप के जरिए इन्हें एक और ग्रुप के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है द एंथ ग्रुप, जिसके बारे में जब ये लोग पता करते हैं तो इन्हें समझ में नहीं आता कि इंसान इतना घिनौना कैसे हो सकता है, क्योंकि इस ग्रुप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने की बात हो रही होती है। और इसी ग्रुप से लिंक्ड होता है वो गॉड नाम का पर्सन जो कि स्टार्टिंग में एक लड़की को हरास कर रहा था। और उस पर्सन की असली आइडेंटिटी जब मैं आपको एंड में बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि इस तरह का पर्सन इतना घिनौना कांड कर सकता है। अभी के लिए इस एंथ ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है 2 फीमेल स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर मीडिया प्रोजेक्ट, और उनके इस प्रोजेक्ट का नाम होता है फ्लेम। ये दोनों लड़कियां ये बात बहुत ही अच्छे से जानती होती हैं कि अगर वो इन सब में पढ़ेंगी तो उनकी भी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी उस जर्नलिस्ट की तरह। इसलिए इन्होंने सभी बातों का ध्यान रखा होता है उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ये पता लगाना शुरू करते हैं कि वो वीडियोस किस साइट के जरिए बेची जा रही है। और जो साइट इन्हें पता चलता है उसका नाम होता है AVS Noob। ये नाम एक नकली नाम है, सो गूगल में जाकर इसे सर्च मत करना। असली साइट का नाम था वेलकम टू वीडियो, जो कि डार्क वेब में एग्जिस्ट करती थी। और इस केस के क्लोज होने पर उस साइट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया हर एक देश द्वारा। इस साइट के जरिए वो सारी वीडियोस भेजी जाती थी जो कि टेलीग्राम ग्रुप के जरिए भेजी जाती थी उन विक्टिम्स के द्वारा। साथ ही उन लड़कियों का नाम, एड्रेस, स्कूल और वो किस क्लास में पढ़ती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर अपलोड की जाती थी, ताकि वीडियो खरीदने वाला पर्सन उन्हें और भी परेशान कर सके। और एक बार वेबसाइट के मिल जाने के बाद ये खुद इन सब की जांच करने लगती है कि वो वीडियो सच में एंथ ग्रुप से आ रहे हैं या नहीं। इसलिए वो पूरे दिन इस बारे में रिसर्च करती हैं ताकि उन्हें कोई पर्सन मिल जाए जो कि उन्हें एंथ ग्रुप का लिंक दे सके। क्योंकि मैंने भी इसे पर्सनली ट्राई करके देखा कि ये ग्रुप्स सर्च में नहीं आ रहे, इसलिए आप इन्हें एक डार्क वेब की तरह समझें जहाँ पर सिर्फ एक लिंक के जरिए ही जाया जा सकता है। और काफी ढूंढने के बाद इन्हें फाइनली एक पर्सन मिलता है जो कि इनसे ढेर सारे सवाल पूछता है कि उन्हें एंथ ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है। और उसके बाद फाइनली वो उन्हें उन सारे एंथ ग्रुप्स के लिंक्स भेजता है ताकि वो लोग भी उन्हें ज्वाइन कर सकें।
जहाँ पर जब वो लड़कियां जाती हैं तो उन्हें बहुत सारे नेकेड वीडियोस दिखाई देती हैं जिसमें वो लड़कियां अपने आप को चोट पहुंचा रही होती हैं एंड मैनी मोर हॉरिफाइंग वीडियोस भी होती हैं जिनके बारे में सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उन्हीं ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में इन्हें एक मैसेज मिलती है उस गॉड गॉड नाम के पर्सन से कि ये सारी वीडियोस उन लड़कियों की हैं जिन्होंने उसके ऑर्डर्स को नहीं माना और वो लॉयल स्लेव की वीडियोस को इस तरह से अपलोड नहीं करता। और इन सब का मतलब हम अगर ये निकालें कि वो बाकी के सारे वीडियोस को उन साइट के जरिए बेचता है तो ये बात गलत भी नहीं होगी। अभी के लिए वो इन सब की रिपोर्ट करती है साइबर सेल को ताकि वो जल्दी से जल्दी उन सब को पकड़ सके। इसलिए वो भी अपने साइड से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं जिनमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है फ्लेम नाम की ग्रुप उन्हें बताकर कि कौन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है उन ग्रुप में। और उस ग्रुप में जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उस पर्सन का नाम होता है रैबिट, जो कि ना सिर्फ कुछ दिनों में ही उस ग्रुप का लीडर बन जाता है बल्कि वो खुद उन वीडियोस और फोटोज को अपलोड भी करता है उन ग्रुप में। और कभी कभी वो खुद की पर्सनल डिटेल्स भी बता देता है, लाइक वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके दोस्तों का नाम क्या है, एक्सेट्रा। और इसी तरह से उससे और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये लोग उससे भी फ्रेंडली होने लगते हैं, जिससे वो उन लोकेशन की फोटोज भेजने लगता है जहाँ पर वो जाता है। और एक दिन तो वो खुद की मेडिकल रिपोर्ट ही अपलोड कर देता है उस ग्रुप में कि उसके यूरिन में ब्लड आ रही है और इसलिए वो डॉक्टर के पास गया था, जिसके बेस पर ये उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं क्योंकि उस रिपोर्ट में उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं और यही सारी डिटेल्स वो पुलिस को देती हैं, जो कि सारी प्लानिंग करके उसे 2 दिन के अंदर ही पकड़ लेती हैं रंगे हाथों। बट ये रैबिट कोई असली मुजरिम नहीं होता, ये तो बस एक प्यादा होता है उस गॉड गॉड नाम के पर्सन का। कोई भी नहीं जानता कि उसने इतने सारे रूम्स कैसे बनाए और कैसे वो उन्हें मैनेज करता है और क्या कह के वो उन लड़कियों को इतना मजबूर करता है कि वो इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। और उसके बारे में ऑलमोस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी के पास, बट कभी कभार वो खुद ही अपने बारे में बता देता है। लाइक उसकी मॉम उसे सोने के लिए कह रही है, वो 12th क्लास में पढ़ता है, उसके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए नो मोर वीडियोस एक्सेट्रा। और इसलिए ये भी इस टेलीग्राम के बारे में लोगों को अवेयर करना शुरू कर देते हैं मीडिया के जरिए, ताकि वो सबको बता सके, सबको अवेयर कर सके इस खतरनाक एप्लीकेशन के बारे में। बट कोई भी उनके इन आर्टिकल्स को ठीक से पढ़ता नहीं और जो लोग पढ़ते हैं वो खुद उन चैट रूम्स को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि वो सब उन वीडियोस को देख सके। एक तरह से इनका ये अवेयरनेस कैंपेन तो इन्हीं पर ही भारी पड़ने लगता है और ये अवेयरनेस कैंपेन से ज्यादा एक एडवर्टाइजमेंट बन के रह जाती है उन ग्रुप्स के लिए, क्योंकि लोग अजीब ही तरह से उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे होते हैं एंजॉयमेंट के लिए। और इन सब के बाद तो वो पर्सन और भी नए विक्टिम्स की फोटोज डालने लगता है, लाइक वो इन्हें वार्न कर रहा हो कि अगर वो इस सब बंद नहीं करते तो वो इसी तरह से और भी नए फोटोज और वीडियोस अपलोड करते रहेगा, जिससे ये सब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनकी कोशिशों का कोई पॉजिटिव असर ही नहीं होता। इट्स लाइक ये एक अनदेखे इंसान से लड़ रहे हो जो कि हर जगह पर मौजूद हो, बस ये उसे देख नहीं पा रहे, जो कि एक तरह से बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग होती है। और इसी डिप्रेशन में आकर ये सब उन चैट्स रूम को मॉनिटर करना बंद कर देते हैं और इनकी साइड से ये स्टोरी एंड हो जाती है यहीं पर। और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी रात के 12 बज चुके हैं एंड आई एम रियली स्लीपी। सो बाकी की रिकॉर्डिंग कल सुबह करते हैं एंड आई बिलीव यू कैन हियर अ लिटिल एनर्जेटिक वॉइस इन द मॉर्निंग। टिल देन, गुड नाइट। Good morning to everyone. This is 6 a.m. in the morning and I believe आप सब definitely healthy होंगे। मेरा नाम है राकेश और करते हैं फिर से कहानी को वहीं से शुरुआत जहां पर हमने इसको छोड़ा था कल रात। और अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 2 महीने आगे, जहाँ पर JTBC नाम की एक न्यूज चैनल इस टॉपिक को कवर करने के लिए आगे बढ़ती है, स्पेशली मिस्टर किम के लिखे गए उस पोस्ट को पढ़कर, और उन्हीं से वो सारे इन्फॉर्मेशन लेती है ताकि इन्हें फिर से बॉटम से स्टार्ट करना ना पड़े। जिनमें से इन्हें एक बात पता चलती है कि बक्सर रूम नाम के उस चैट ग्रुप का नाम चेंज कर दिया गया है और इसलिए फिर से उन सब के बारे में पता लगाना इन सब के लिए आसान नहीं होगा। बट फिर भी ये ट्राई जरूर करते हैं ताकि कहीं से इन्हें कोई विक्टिम मिल जाए या फिर उसी ग्रुप का कोई मेंबर जिससे ये इन्फॉर्मेशन निकाल सके। बट काफी ढूंढने पर भी इन्हें कोई भी हाथ नहीं लगता और फिर एक दिन इन्हें कांटेक्ट करता है खुद बक्सा ग्रुप का हेड, और उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसे पूरा यकीन होता है कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, ना ही पुलिस ना ही साइबर सेल का कोई हेड। और इसलिए वो स्टार्ट में चिंदी लैंग्वेज यूज करता है, तू तड़ाक करके बात करता है जैसे कि वो इनकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट ना करता हो, और फिर अडल्ट की तरह बिहेव करने लगता है जैसे कि वो सच में एक मैच्योर पर्सन है। ऑन द अदर हैंड ये उससे पोलाइटली बात कर रहे होते हैं ताकि उसे जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल सके, और इनकी जाल में फंस कर वो अपने बारे में बताता भी है कि इन सब के अलावा वो डार्क नेट पर ड्रग्स भी बेचता है, लोगों को मारने की सुपारी भी लेता है एक्सेट्रा। पर वो कितना सच कह रहा है और कितना झूठ ये बात इन्हें पता नहीं होती, क्योंकि वो एक ग्रुप को कहता है कि वो चाइना में है तो वहीं दूसरे ग्रुप को कहता है कि कंबोडिया में आकर मुझसे मिल ले। इवन कि वो इन्हें धमकी भी देता है कि अगर वो उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी न्यूज छापेंगे तो वो अपने किसी स्लेव को ऑर्डर देकर सुसाइड करने
करने के लिए, और वो भी उन्हीं के न्यूज चैनल के टेरेस पर से। और ये लोग इसे एक तरह से एक्सेप्ट भी करते हैं और टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर हर जगह पर इसके बारे में बताने लगते हैं ताकि वो सबको इस टेलीग्राम से बचा सके, जिससे वो भी गुस्से में आकर अपने ग्रुप में अनाउंसमेंट कर देता है कि ये बंदा इस तारीख को वहां से सुसाइड करेगा। और उस तारीख के ठीक 2 दिन पहले एक विक्टिम की नेकेड फोटो भी अपलोड कर देता है ताकि ये लोग उसकी बात को सीरियसली लें। और उसके बाद कोई दूसरी लेडी खुद की वीडियो अपलोड करती है कि 2 दिन बाद वो सुसाइड कर लेगी उसी बिल्डिंग के टेरेस पर से, जिससे इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि लोग सच में ये सब कुछ कर रहे होते हैं। कितने पागल लोग होंगे ये सब, जो कि किसी की बातों में आकर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और उन्हीं फोटोज और वीडियोस के बेस पर ये भी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं ताकि कोई भी SBS बिल्डिंग के टेरेस पर न जा सके। और सिंस की उस वीडियो में मरने वाली लेडी का सर नहीं दिख रहा होता, इन्हें उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चलती, और इसीलिए ये उस ग्रुप के सारे फोटोज और वीडियोस को देखने लगते हैं ताकि इन्हें कोई कॉमन चीज मिल जाए। और वो कॉमन चीज होती है उस लड़की के हाथ में बंधा हुआ एक ब्रेसलेट, और एक फोटो में उसका चेहरा भी दिख रहा होता है। और उसी फोटो को जब ये ध्यान से देखते हैं तो इन्हें दिखाई देते हैं कुछ बुक्स, और उन्हीं बुक्स में से एक बुक में उस लड़की का नाम और स्कूल भी होता है। और सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ये सीधा निकल जाते हैं उस लड़की की अपार्टमेंट की तरफ, बट रात होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कहते और उसके घर के बाहर से ही उस पर नजर रखे होते हैं ताकि वो उन्हें देखकर डर न जाए। और सुबह होने पर वो उसके घर में घुसकर उसे काउंसलिंग के लिए ले जाते हैं ताकि इन सब से वो उसे बचा सके, क्योंकि उस लड़की की एज 18 साल से भी कम होती है। साथ ही उसी के रूम में उन्हें वो सारी वियर्ड चीजें देखने को मिलती है जो कि बक्सा ने उससे करवाई थी। इवन कि उसके पेरेंट्स को भी इन सब के बारे में पता नहीं होता कि ठीक दूसरे कमरे में बैठे उनकी बेटी के साथ ये सब हो रहा था। अभी के लिए तो इन्होंने किसी को मरने से बचा लिया होता है, बट उसके जैसी बहुत सारे विक्टिम्स होती है, और उन सबको बचाने के लिए इन्हें किसी भी हाल में उस बक्सा को रुकना होगा, जिसके लिए ये उसके क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन से शुरुआत करते हैं कि कहां से पेमेंट आ रही है और किसके जरिए। और इन सब की वजह से वो भी अपना तरीका बदल देता है और पैसा कलेक्ट करने का नया तरीका डेवलप करता है जिसे कहते हैं थ्रोइंग। ये मोस्टली ड्रग डीलर्स यूज करते हैं कि पैसे मिलने के बाद वो ड्रग्स को इधर उधर फेंक देते हैं, जिसे बाद में उनके क्लाइंट्स उठा लेते हैं ताकि पुलिस को उन दोनों पर शक न हो। और यहाँ पर भी सेम ही हो रहा होता है, बस यहाँ पर सिर्फ ड्रग्स नहीं बल्कि पैसों को भी सेम ही तरह से फेंका जा रहा होता है एज अ एक्सचेंज फॉर पोर्नोग्राफी एंड अदर थिंग्स, जो कि कुछ सीसीटीवी कैमरास में भी रिकॉर्ड होती हैं। बट फिर भी बक्सा का कोई पता नहीं लगा पाता, क्योंकि वो ये सब खुद नहीं कर रहा होता बल्कि अपने आदमियों के जरिए करवा रहा होता है, जिससे ये लोग और भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कहीं उनके बीच में कोई खबरी तो नहीं, कहीं बक्सा नाम को वो पर्सन उनके बीच में तो नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये अपनी इन्वेस्टिगेशन को बीच में ही नहीं रोकते और धीरे धीरे इनकी सभी सस्पेक्ट्स की लिस्ट इतनी छोटी होती जाती है कि इनका मेन सस्पेक्ट सिर्फ 1% पर आकर रुक जाता है, जो कि एक लेडी से 18 मिलियन वॉन कलेक्ट करता है, और वो भी एक रेलवे स्टेशन पर जाकर। और इसीलिए पुलिस भी उसी पर अपनी नजर जमा कर रखती है ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और जैसे ही वो साइकिलिंग सीखने के लिए अपने डैड के साथ बाहर जाता है तो इन्हें एक परफेक्ट टाइमिंग मिलती है उसे पकड़ने का, क्योंकि इस वक्त वो अपने फोन और कंप्यूटर पर नहीं होता, मींस कि वो उन चैट रूम्स को डिलीट नहीं कर सकता। और घर में एंटर करने से पहले ही पुलिस उसे रंगे हाथों धर लेती है, और वो दिन होता है 16 मार्च 2020। और जब पुलिस उसे अरेस्ट करके मीडिया के पास लेकर जाती है तो वो एक स्टेटमेंट देता है कि थैंक गॉड उन्होंने एक डीमन को रोक लिया, क्योंकि वो खुद ये सब नहीं कर पा रहा था। बट कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी nth रूम वाला वो मेन क्रिमिनल बाकी होता है जिसका नाम होता है गॉड, जो कि उससे भी बड़ा नेटवर्क चलाता है, और वो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी बेचने का। बट सरप्राइजिंगली वो पर्सन डर कर अपनी सारी एक्टिविटीज को बंद कर देता है और 11 महीनों तक ऑनलाइन नहीं आता, जिसे साइबर सेल भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाते। बट 11 महीने बाद वो फाइनली ऑनलाइन आता है और डिटेक्टिव जैसे मिलने की बात करता है, जो कि सेम उस बक्सा वाले केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और उसके ऑनलाइन आते ही ये भी एक ट्रैप बिछाते हैं उसे पकड़ने का, और एक हैकर की मदद से उसे भी वही चारा डालते हैं जो कि वो सभी लड़कियों को डाला करता था। और जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अब इनके हाथ लग जाती है, लाइक उसके फोन की इन्फॉर्मेशन और उसके फोन का IP एड्रेस। और एक हैकर को बस एक IP एड्रेस ही चाहिए होता है किसी को ढूंढने के लिए, और उस गॉड की लोकेशन होती है एनसियोंग डिस्ट्रिक्ट। बट वो भी केयरफुल होता है और सिर्फ पब्लिक वाईफाई का ही यूज करता है ऑनलाइन आने के लिए। मींस कि वो पूरे शहर में घूम रहा है ताकि कोई भी उसका पिन पॉइंट लोकेशन का पता ना लगा सके। बट ये अंदाजे से गेस्ट करते हैं कि वो पर्सन कौन हो सकता है, और एक जंक यार्ड पर नजर रखते हैं जो कि होता है उस पर्सन के डैड का। और ऐसा करने का मेन रीजन होता है वहाँ पर मौजूद कबाड़, जिनमें से ढेर सारे फोन्स भी होते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि वो पर्सन उन्हीं फोन का यूज कर रहा होगा, और इसलिए उसकी इतनी सारी IP एड्रेसेस हैं। और सिंस के इंटरनेट के लिए वो पब्लिक वाईफाई का यूज करता है, उसे खुद के सिम कार्ड भी नहीं
चाहिए इन सब के लिए। और इसी तरह से वो कई हफ्तों तक पुलिस से बचता रहता है क्योंकि उसने वो सारे वीडियोस ऑनलाइन मेगा क्लाउड में सेव कर रखे होते हैं और इसीलिए उन्हें बेचने के लिए उसे सिर्फ लिंक शेयर करना पड़ता है, ना कि उसे खुद अपलोड करने की जरूरत होती है अपनी मेमोरी कार्ड से। इसलिए पुलिस ठीक उसी जंक यार्ड में जाकर थोड़े बहुत फोन्स को ले आती है ताकि वो चेक कर सके कि उसने उन्हीं फोन्स को यूज किया है या नहीं। और ये डायरेक्टली उसे अरेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता उस पर्सन के अगेंस्ट, पर ये अंधेरे में भी तीर नहीं मार रहे होते। इनके पास एक ऐसा वीडियो होता है जिसमें उस क्रिमिनल का फोन स्क्रीन दिख रहा होता है और उसी फोन में इंस्टॉल एप्लीकेशन की तलाश वो सभी फोन्स में करते हैं ताकि ये कंफर्म कर सके कि ये वही क्रिमिनल्स का फोन है या नहीं। और एक फोन इन्हें ऐसा भी मिलता है जिसमें वही सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं जिनमें से 6 एप्लीकेशन उस गॉड नाम के पर्सन के फोन से मैच करती है और उन्हीं एप्लीकेशन के बेस पर वो उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं, जिनमें से पूछताछ में ये बात कबूल भी कर लेता है कि वही वो गॉड नाम का पर्सन है। और इसका चेहरा देख आप यकीन नहीं करोगे कि ये पर्सन इन सब का मास्टरमाइंड था। ये गोलगप्पे की शक्ल वाला कैसे लड़कियों को डरा धमका कर वो सब कुछ करने के लिए मजबूर कर सकता है। मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ कि उसने ये सब कुछ किया कैसे होगा, बट इसने पब्लिकली अपने क्राइम्स को कन्फेस किया कि उसकी वियर्ड फैंटेसीज थी लड़कियों को लेकर और इसलिए उसने ये सब कुछ किया। बट इसका उस बक्सा वाले पर्सन के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता, बट दोनों को ही अच्छी खासी पनिशमेंट मिलती है इन सब के लिए, जिनमें से इस पर्सन को 42 साल की सजा होती है क्योंकि इसके क्राइम कुछ ज्यादा ही हॉरिफाइंग होते हैं, तो वहीं इसे 34 साल की सजा सुनाई जाती है इन सब के लिए। और रही बात उन ग्रुप्स के मेंबर की, तो उनकी लिस्ट 3700 से भी ज्यादा है, जिनमें से अभी के लिए 240 को जेल हो चुकी है और बाकियों पर भी कार्रवाई हो रही है धीरे धीरे। मैं तो एक सिंपल चीज समझता हूँ कि किसी भी अननोन पर्सन के मैसेज का रिप्लाई ना करो, और अगर आपको कोई भी पर्सन कोई लिंक भेजे तो उस पर क्लिक न करो, एंड ऑलवेज यूज VPN। जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपने हाथ से किसी को नहीं दोगे तब तक कोई दूसरा पर्सन आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी बात के लिए। और रही बात कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो ये कहानी लीड करती है मार्च के महीने में, जब इस चैनल को भी सेम उस टेलीग्राम पर बेचने की कोशिश की गई थी एक स्कैमर ग्रुप के जरिए। मुझे इन सब के बारे में बहुत लेट पता चला क्योंकि मैं खुद भी इस टेलीग्राम को यूज नहीं करता था, पर जब मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इस चैनल को सेल कर रहा हूँ या नहीं, तब तक ऑलरेडी काफी देर हो गई थी। इतने ज्यादा लोग आ जा रहे थे इस चैनल पर कि व्यूज पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया था सिर्फ उन्हीं की वजह से। और रही बात एट प्रेजेंट की, तो वो टेलीग्राम चैट रूम आज भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है यूट्यूब चैनल सेलर, और आज भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स को टारगेट किया जाता है उसी चैनल के जरिए। लोगों को स्कैम किया जाता है उन्हें चैनल बेचने के नाम पर। सो गाइस जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल, नहीं तो आप सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे उनके झांसे में आकर। मैं ऑलरेडी कई बार कंप्लेन कर चुका हूँ इस ग्रुप के बारे में, बट यहाँ पर कोई भी किसी की भी नहीं सुनता, और इसी ग्रुप की वजह से मेरा 1 महीना इतना ज्यादा डिप्रेशन था कि मैं सोचने लगा था कि दिस इज इट, मेरा चैनल ऑलरेडी डेड हो चुका है, मेरा चैनल पर कोई व्यूज नहीं आ रहे तो मैं भी क्विट करता हूँ। कोई मेरे वीडियोस को देख ही नहीं रहा तो मैं किस बात के लिए वीडियोस बनाऊं। और इस मुसीबत भरे टाइम में जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया वो लोग थे आप लोग। जब भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता तो अंदर से एक आवाज आती कि एक बार बस और करते हैं, एक वीडियो और इसी तरह से एक और करते करते मैंने फिर से वीडियोस को बनाना शुरू किया। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन जिन्होंने उस वक्त मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। अगर आप सब ना होते तो ये चैनल ऑलरेडी कई महीनों पहले डेड हो चुका होता। अगर आप सब नहीं होते, अगर आपके कमेंट्स नहीं होते तो मैं डिप्रेशन में क्या करता, आई हैव नो आइडिया। स्पेशल थैंक्स टू अलीशा, तृष्णा, सोनू एंड राज भाई, जिनके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे हमेशा ही मोटिवेट किए एक और वीडियो बनाने के लिए। यू आर द परमानेंट मेंबर्स इन माय हार्ट, क्योंकि आज भी मैं इन्हीं के कमेंट्स अपने वीडियोस में देख पाता हूँ। आप सभी इस लिस्ट में खुद को ऐड कर सकते हैं बाय जस्ट डूइंग कमेंट। मैं हर किसी के कमेंट पढ़ता हूँ एंड आई रिमेम्बर देयर नेम्स। सो गाइस पॉजिटिव कमेंट जरूर करना ताकि मैं आप सबका नाम याद रख सकूं। टिल देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।